पिछले साल केवल लग्जरी सेगमेंट में कंज्यूमर सेगमेंट रिकवर कर रही थी, बट बाकी रूरल अगर आप देखें तो बहुत ही वीक डिमांड था। रूरल में अभी हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। जो भी हमारी कंपनीज जो भी कंपनी की रिजल्ट्स आई हैं उसमें से हमें ये दिख रहा है कि थोड़ी रिकवरी आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि लोग हमेशा स्मॉल कैप में सोचते हैं कि हम केवल एग्रेसिव रिटर्न्स के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक ये भी जरूरी होती है बात कि स्मॉल कैप में आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं और आप जो है करेक्शन को कैसे मैनेज करेंगे अगर मान लीजिए करेक्शन आती है। तो मेरा रूल है 40-40-20 का। तो 40% आप बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा जो है 40% है वो होना चाहिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी कैटेगरी में, लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप कैटेगरी में। लेकिन as I said, if you are younger, if you are say 30 years, you can have 70-80% in equity. 100 minus जो एक equation आपको पता होगा कि 100 minus your age can be your equity allocation, but that is also a thumb rule which can change. हर investor different है, उसकी needs different है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर राहुल सिंह, who is the Chief Investment Officer, CIO Equities at Tata Asset Management. Mr. Rahul Singh has over 27 years of investment experience. He joined Tata Asset Management in October 2018 as CIO Equities, leading the fund management and equity research teams. In his previous role at Ampersand Capital Investment Advisors LLP, Mr. Rahul Singh was the managing partner. He has also worked with many reputed financial institutions like Standard Chartered Securities and Citigroup Global Markets India as head of equity research. Mr. Rahul is a Bachelor of Technology in Mechanical Engineering from IIT Bombay and an alumnus of IIM Lucknow, where he pursued his Master of Business Administration, Finance and Financial Management Services. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds Ki Baat. I'm Namrata Arora and thank you so much for watching all our videos and giving us so much of your love. तो आज हमारे साथ दूसरी बार है मिस्टर राहुल सिंह, जो ही इज़ अ CIO ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड. Rahul, thank you so much for giving us your time again. Last show was a wonderful show where we asked you a lot of questions, but we are absolutely looking forward to this one as well. Thank you, Namrata, and once again, thank you for hosting me, and welcome to all your viewers. थैंक यू। तो राहुल, अगर हम देखें तो ये मेरा जो पहला सवाल है आपके लिए वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले हफ्ते देयर वाज अ मार्केट फॉल एंड ऐसे टाइम में जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो या तो काफ़ी डर जाते हैं या फिर ऑफ कोर्स कुछ इन्वेस्टर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन अगर हम एक RBI का सर्वे देखें, इट शोज़ कि जो कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म है दैट हैज़ टेकन अ हिट, एज हैज़ द इंडस्ट्रियल आउटलुक एंड जो लोन डिमांड प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लेकिन जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो जुलाई में इट हैज़ फॉलन बिलो द RBI's मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 4%, जो अभी करीब 3.54% है, विच इज़ एट द 5-year लो। तो ऐसे सिनारियो में राहुल, आप बताइए कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, डू यू थिंक इट विल रिकवर आफ्टर इट्स फॉल लास्ट वीक? Yes, I think good question, because इसमें काफ़ी मैक्रो डेटा भी आपने पूछा है। सो देखिए, अगर मैक्रो की बात करें तो मंथ टू मंथ ये सब डेटा पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं, जैसे PMI डेटा हो गया या इन्फ्लेशन हो गया, थोड़ा कंज्यूमर सेंटिमेंट। बट बाय एंड लार्ज मैं बोलूँगा कि कंज्यूमर सेंटिमेंट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बेटर है। पिछले साल केवल लग्जरी सेगमेंट में कंज्यूमर सेगमेंट रिकवर कर रही थी, बट बाकी रूरल अगर आप देखें तो बहुत ही वीक डिमांड था। रूरल में अभी हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। जो भी हमारी कंपनीज जो भी कंपनी की रिजल्ट्स आई हैं उसमें से हमें ये दिख रहा है कि थोड़ी रिकवरी आ रही है। दूसरी बात है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो ऐसे लेवल पे हैं कि वो डिमांड को हर्ट नहीं कर रहे हैं। आज इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जो है एक बहुत ही जिसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में है, कि बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, तो डिमांड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि पिछले साल अर्बन कंजम्पशन काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ था, रूरल ग्रो नहीं हुआ था। इस साल उम्मीद है कि रूरल कंजम्पशन थोड़ा रिकवर होगा, अर्बन में थोड़ी स्लो डाउन जो है हमें दिख रही है।
लेकिन पिछले हफ्ते जो मार्केट करेक्शन हुई थी वो डोमेस्टिक इश्यूज से ज़्यादा, उसका जो है ग्लोबल इश्यूज से ज़्यादा करेक्शन था, क्योंकि जापान में जिस तरीके की रेट हाइक हुई और येन अप्रिशिएट हुआ, उसकी वजह से ग्लोबली जो है करेक्शन आया था। बट ये करेक्शन कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं था, 2-3% का करेक्शन। मेरे ख्याल से जब तक बाकी पैरामीटर्स ठीक है, मैक्रो ठीक है, 1-2 क्वार्टर की जो स्लो ग्रोथ है वो मार्केट इग्नोर तो नहीं करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उतना पेशेंस इक्विटी इन्वेस्टर्स को भी रखना चाहिए और मार्केट को भी आई थिंक उतना पेशेंस रखना चाहिए। Okay. So can we say कि अगले हम एटलीस्ट 1-2 महीने में वी आर एंटिसिपेटिंग कि शायद थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा इन द शॉर्ट टर्म बेसिकली? शॉर्ट टर्म में यस, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि ना केवल इंटरेस्ट रेट्स का इशू है, यूएस इलेक्शंस भी आने वाले हैं और यूएस इलेक्शंस में रिजल्ट्स के मुताबिक कुछ पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं डॉलर के प्रति या फिर इंटरेस्ट रेट्स के प्रति। दूसरा, मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है आज के दिन में, उससे क्रूड प्राइस पे कितना फर्क पड़ सकता है। हो सकता है एक और एपिसोड या एक और इवेंट हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा इंडियन मार्केट पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अब हमारी वैल्यूएशन जो है सस्ती तो नहीं है। अभी हम बबल में नहीं है, लेकिन हमारी वैल्यूएशन सस्ती भी नहीं है और हम एक्सपेंसिव जोन में हैं। तो इस एक्सपेंसिव जोन में अगर कुछ इवेंट्स होती हैं, ग्लोबल इवेंट्स, तो उसका जो है इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ेगा। और वही हमें देखने को मिला पिछले हफ्ते, और वही हो सकता है अगर और कोई ग्लोबल इवेंट्स हो तो। यस, वॉलेटिलिटी मुझे लगता है अगले 1-2 महीने नहीं, अगले 3 से 6 महीने में वॉलेटिलिटी काफी 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 हद तक रहेगी, जो कि एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि हम 2 साल से हमारी रिटर्न काफी अच्छी आई है। मतलब अगर हम देखें तो CAGR रिटर्न्स अभी सारे पोर्टफोलियोज के काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर 6 महीने हम इस लेवल पे भी गुजार दें और थोड़ी वॉलेटिलिटी को अगर हम मैनेज कर डाइजेस्ट कर सकें, तो अगले 2-3 साल का आउटलुक काफी स्टेबल सा लग रहा है। बहुत मैं बोलूंगा इतनी हाई रिटर्न जितनी 2 साल के हैं वो उतनी तो नहीं आएंगी, लेकिन स्टेबल सा आउटलुक जरूर सामने दिख रहा है, अगर हम ये वॉलेटाइल पीरियड को हम एब्जॉर्ब कर सकें। Okay. So now, since we are talking about the market and we're talking about the macroeconomic aspects, ये भी बता दीजिए राहुल कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल में अच्छा करेंगे, मे बी इन द नियर टर्म, अगले 1-2-3 साल में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे हम बेट कर सकते हैं, विच आर सेक्टर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल एंड एज एन इन्वेस्टर हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, फार्मा एंड हेल्थ केयर एक अच्छा सेक्टर लग रहा है, जिसमें कि सिक्लिकल फैक्टर्स भी हैं और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी सपोर्टिव हैं। दूसरा, मुझे लगता है बैंकिंग, जो कि पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म किया है, अब कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन ऐसे लेवल पे आ गई है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है उस सेक्टर में। Okay. हो सकता है ट्रिगर अभी इमीडिएटली नहीं दिख रहे हों, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है। तीसरा जो सेक्टर में बोलूँगा, कंज्यूमर, अगेन एज आई सेड कि वो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अब बॉटम अप लेवल पे कुछ कंपनीज या कुछ कंपनीज की फंडामेंटल्स ठीक दिख रही हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड सेक्टर है, ये सेक्टर्स तो खैर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे हैं 5 to 10 पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इनमें इमीडिएटली जो वैल्यूएशन की जो लेवल है उसमें थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा इन सेक्टर्स में। मुझे लगता है रिसोर्सेज, एनर्जी एंड पावर में अभी भी वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं या बहुत एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे पावर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे वैल्यूएशंस कुछ काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर रहे हैं द पॉजिटिव। सो वहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। ओके, बट देन यू डू बिलीव कि ये जो 4-5 सेक्टर्स जो आपने बोले, दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल एंड एज एन इन्वेस्टर हम इनमें शायद इन्वेस्ट कर सकते हैं, वट एवर लिटिल दैट वी वांट टू इन्वेस्ट इन करेक्ट, इन द सेक्टर स्पेस? ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द स्मॉल कैप स्पेस, क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत अच्छा किया है, काफ़ी ओवर वैल्यूड भी है एट दिस पॉइंट। आई थिंक किसी भी स्मॉल कैप फंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स सही पिक किए जाएं, बिकॉज देयर कुड बी लॉट ऑफ challenges and risks like liquidity and so on. तो आप ये बताइए कि टाटा स्मॉल कैप फंड में आप कैसे, what is your strategy to pick the right stocks, and considering कि हमने देखा है कंसिस्टेंटली टाटा स्मॉल कैप फंड में जो है 90% तक भी स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते हैं. So help us understand what's your strategy.
नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। टाटा स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी का एकमात्र फंड है जहां 95% हम स्मॉल कैप रखते हैं। और हम काफ़ी ट्रू टू लेवल हैं, हम उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने काफ़ी पहले लमसम भी इसमें स्टॉप किया था। केवल SIP STP मोड पे ही हम इसमें इनफ्लोज एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि हम थीम्स की बजाय हम बॉटम अप कंपनीज को एनालाइज करके उनमें 3 इयर्स व्यू लेके अगर उनमें लगता है हमें 20-25% CAGR रिटर्न आ सकती है तो हम उस हिसाब से पोर्टफोलियो अपना कंस्ट्रक्ट करते हैं या खड़ा करते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो की जो बीटा है, जो बीटा हम बोलते हैं कंपेयर टू द इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स से अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करूं तो इसकी बीटा वन ऑफ द लोएस्ट इन ऑल स्मॉल कैप फंड्स है। 0.7 है इसकी बीटा, which means it tells you two things that we are building portfolio in a very bottom up basis। और अगर मार्केट में करेक्शन होती है, वॉलेटिलिटी होती है, तो बीटा का मतलब ये है कि अगर मार्केट करेक्ट होगा तो हमारा पोर्टफोलियो इतना करेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि लोग हमेशा स्मॉल कैप में सोचते हैं कि हम केवल एग्रेसिव रिटर्न्स के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक ये भी जरूरी होती है बात कि स्मॉल कैप में आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं और आप जो है करेक्शन को कैसे मैनेज करेंगे अगर मान लीजिए करेक्शन आती है, क्योंकि हर 3-4 साल में एक करेक्शन तो आती है। तो ये जो है हमारे पोर्टफोलियो में ये एक एडवांटेज है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज हमें उसकी वैल्यू इतनी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप साइकिल देखें 5-6-7 साल की साइकिल, तो उसमें 1-2 करेक्शन स्मॉल कैप में आते हैं और उस दौरान जो है हमारा फंड की जो हमारी फंड की जो एडवांटेज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो और भी सामने काफ़ी क्लियरली आ जाएगी। Sure. And just for the benefit of our viewers, beta basically helps us measure the market risk, right? और market का beta हमेशा 1 रहता है. So basically, if your fund beta is like Sir said 0.7, it basically means that fund is less risky compared to the market. Yeah, so that's how you look at beta as a number. Okay, so now we'll talk a little bit about mid cap, small cap, mid cap, famous segments. अभी maybe in the mid cap space is quite overvalued. अगर हम निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स का 10 ईयर रोलिंग रिटर्न देखें और उसको निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ कंपेयर करें, इट इज़ क्वाइट विजिबल कि जो मिड कैप इंडेक्स है उसने स्मॉल कैप इंडेक्स को काफ़ी कंफर्टेबली बीट किया है ओवर द लॉन्ग टर्म। तो आप हमें ये बताइए राहुल कि जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए कितना ज़रूरी होते हैं। अगर मुझे अपने लिए एक फंड सेलेक्ट करना है, शुड आई सेलेक्ट अ मिड कैप एंड अ स्मॉल कैप और अ मिड कैप और अ स्मॉल कैप? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों की जगह है, क्योंकि मिड कैप ऐसी कंपनीज होती हैं जो बड़ी हो चुकी हैं और जिनमें से बड़े उनके लार्ज कैप बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्मॉल कैप होती हैं जिनमें की मोर्टालिटी ज़्यादा होती है, मतलब उसमें फेलियर रेट भी होता है। तो इसीलिए अगर मिड कैप के आप रोलिंग रिटर्न देखें तो आपको रिटर्न ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पार्टली सक्सेसफुल कंपनीज का सेट आपको मिल रहा है। तो इसमें रिस्क भी कम होता है, लेकिन रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि स्मॉल कैप से ज़्यादा तो होता है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी जो साइकिल से गुजर रही थी उसमें कैपेक्स साइकिल, इन्वेस्टमेंट साइकिल कुछ भी नहीं हो रहा था। तो स्मॉल कैप एज अ सेक्टर वाज स्ट्रगलिंग। नाउ इफ यू लुक एट कि इन्वेस्टमेंट साइकिल रिकवर हुई है, कैपेक्स साइकिल रिवाइव हुई है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है, तो स्मॉल कैप में भी हमें काफ़ी एक्शन और काफ़ी जो है मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस आउटलुक for lot of sectors related to manufacturing या industrial sector। तो इसीलिए अब मैं मानता हूँ कि अगर मैं अगले 5 से 10 साल देखूं तो मुझे लगता है स्मॉल कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है रिटर्न्स आने की, क्योंकि एक तो चॉइस ज़्यादा है मेरे पास, इकोनॉमी की नेचर भी चेंज हो चुकी है। पहले केवल कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स पे चल रहा था, अब मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक साइकिल भी काफ़ी रिवाइव हो गई है। सो मिड कैप आपको स्टेबिलिटी देगा अब अगले 5 साल के लिए, और स्मॉल कैप आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देगा। ये मेरा मानना है। तो दोनों ही मेरे ख्याल से दोनों की ही जगह है। श्योर। सो बेसिकली अगर दोनों हैं तो एक आपके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज कर रहा है, एक आपको आपका अल्फा जनरेट कर रहा है, एंड दैट वे यू कैन बेटर योर रिटर्न्स। सो कितना परसेंटेज कितने में डालना चाहिए, विल टॉक अबाउट व्हेन आई आस्क यू अबाउट कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो, बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन अराउंड दैट।
But let me ask you a little bit about sectoral and thematic funds. I know हमने already sectors के बारे में discuss किया है. We've spoken about the fact कि आपने बताया कि कौन-कौन से sectors we can expect आगे जाके वो अच्छा करेंगे. And I do believe कि sectoral और thematic funds में हमने बहुत inflows देखे हैं, बहुत interesting category हो गई है in the last some 1 or 2 years. बहुत सारे investors sectoral और thematic funds को देखते हैं. And I think that's a reason कि हम बहुत सारे NFOs भी देख रहे हैं which are coming out in the thematic space. So help us understand, Rahul, कि एक sectoral या thematic fund में क्या हमें SIP route लेना चाहिए या lump sum investment करना चाहिए? And what should be the ideal investment horizon? कि मैं अगर किसी भी सेक्टर को पकड़ रही हूँ या किसी भी थीम में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए? मेरे ख्याल से जो है मिनिमम होराइजन किसी भी सेक्टर फंड का 2 साल होना चाहिए. ओके. और इसमें जो है शॉर्ट टर्म STP या शॉर्ट टर्म SIP करना चाहिए 3 से 6 महीने का, क्योंकि हर सेक्टर की एक साइकिल होती है. तो इसमें लॉन्ग टर्म SIP की उतनी वैल्यू नहीं है जितने की लार्ज एंड मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में. तो छोटी SIP करें थीमेटिक फंड्स में. और एंट्री एग्जिट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे आज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बैंकिंग काफ़ी चीप लग रही है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर, मे बी डू अ 3-month SIP, 3-month STP. But there will come a time when the sector becomes overvalued. Then time you have to move out and go into other sector. So इसलिए सेक्टर फंड में जब हम करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 10 साल के लिए कर रहे हैं, जो कि हम स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में सोचते हैं. थोड़ा सा उसमें टाइम होराइजन जो है 2 से 3 साल का हो जाता है. और ये जब आप उसमें SIP STP करें तो शॉर्ट टर्म SIP STP करें, मतलब 3 से 6 महीने का. वेरेज जब आप लार्ज एंड मिड कैप बाकी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा लंबा SIP कर सकते हैं. We always say this कि जब हम equities में invest करते हैं तो ideally timing नहीं करना चाहिए because it's very difficult to time the market. लेकिन sectoral और thematic funds में as you absolutely rightly said कि थोड़ा बहुत entry exit में timing I think is important. लेकिन मुझे लगता है कि वो कितना मुश्किल होता है. How do you figure out कि आपको अभी निकालना चाहिए या अभी एंटर करना चाहिए in a particular sectoral fund? I mean, do you have anything to add to that? I know it is difficult. I know no one can predict. लेकिन फिर भी कोई स्मॉल टिप टू अंडरस्टैंड कि कब निकालना चाहिए या कब एग्जिट करना चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट? नहीं, आई थिंक इसके लिए तो कोई टिप नहीं है, लेकिन आप वैल्यूएशंस को ही देखना पड़ेगा. इसमें कोई इजी ऑप्शन नहीं होता है. आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी और वैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि आज क्या वैल्यूएशन है कंपेयर टू से 10 ईयर बैक, 10 ईयर एवरेज. उस सब से कंपेयर करके ही पता लगता है. इसका इजी कोई क्विक सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली नहीं है. What I personally do is कि I set a threshold return mark कि अगर मुझे इतना रिटर्न मिल गया मेरे सेक्टरल या थीमेटिक फंड से तो मैं निकाल लूंगी, no matter how the market is expected to do. Because that is also what I do. Yeah. Yeah, whatever works for you. Whatever works for you. Yeah, absolutely. Okay, so since we're talking about SIPs and you said कि इन funds में आप short term SIPs कर सकते हैं, तो जनरली अगर हम देखें कि मार्केट क्रैश हो रहा है, जो मतलब कि लेट्स से कि मार्केट्स नीचे आ रही हैं, तो डू यू थिंक कि अच्छा समय है कि हम स्टेप अप SIP करें या स्टेप अप SIP के लिए टाइमिंग का ज़रूरत नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? स्टेप अप SIP के लिए टाइमिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ट्रिगर बेस्ड होती है कि अगर किसी हफ्ते मार्केट ज़्यादा करेक्ट होती है तो आपकी SIP स्टेप अप हो जाती है. मेरे ख्याल से आप वही उसी को रेफर कर रही हैं. तो उसमें तो टाइमिंग ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है. दूसरा जो टाइमिंग बिल्ट इन होता है वो आपके बैलेंस एडवांटेज फंड में होता है कि अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई तो हमारी इक्विटी एलोकेशन 40% हो जाती है, 35% हो जाती है. और चीप हो गई तो एक्सपेंसिव हो गई तो, और चीप हो गई तो हम 80% तक भी जा सकते हैं. तो वो भी एक तरीका है. बैलेंस एडवांटेज फंड भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, बट यू डू बिलीव कि स्टेप अप SIP के लिए यू डोंट नेसेसरली नीड टू टाइम द मार्केट? I mean, No. it's a trigger, like you rightly said. Correct. All right, okay. Now let me come back to the question that I wanted to ask you when we were discussing about small cap and mid cap कि हर इन्वेस्टर का एक सॉलिड कोर पोर्टफोलियो होता है जो आप क्रिएट करते हैं, जो आपको स्टेबिलिटी देता है. एक आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है विच इज़ बेसिकली टू जनरेट दैट अल्फा दैट वी ऑल नीड.
the slightly better returns. So help us understand राहुल कि हम अपने core portfolio और satellite portfolio को कैसे structure कर सकते हैं to get that stability plus return aspect balanced. तो मेरे ख्याल से कोर के दो पार्ट्स हैं, कोर के भी दो पार्ट्स बोलूँगा मैं। एक तो 40% मुझे लगता है कि सारे इन्वेस्टर्स को एक हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड में रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्टडी रिटर्न्स दे सकता है, वैल्यूएशन के मुताबिक आपकी डेट और इक्विटी एलोकेशन चेंज कर सकता है और गोल्ड एलोकेशन भी दे सकता है मल्टी एसेट। सो मुझे लगता है, सो मेरा रूल है 40-40-20 का। तो 40% आप बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा जो है 40% है वो होना चाहिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी कैटेगरी में, लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप कैटेगरी में, जो कि आपको कोर एक सारे सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन दे सके। जो बाकी 20-25% बचता है उसमें आपको थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे कि आज मैं बोल रहा हूँ बैंकिंग, फार्मा और एनर्जी एंड रिसोर्सेज। उसमें स्मॉल कैप भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपको जो कोर एंड सैटेलाइट को इस तरीके से समझना चाहिए कि कुछ मुझे स्टेबिलिटी दें, कुछ मुझे स्टडी 10-12% रिटर्न दे दें जो कि मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज फंड दे सकता है, कुछ मुझे 12-15% वाले रिटर्न जो कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी करी, और कुछ 20-25% रिटर्न के लिए जो कि थीमेटिक कैटेगरी होना चाहिए। So you did mention कि जो मिड कैप फंड्स हैं वो आपके कोर पोर्टफोलियो कैसे हैं, बट स्मॉल कैप फंड्स कोर या सैटेलाइट? सैटेलाइट, आई थिंक इट शुड बी सैटेलाइट। बट देखिए इकोनॉमी भी चेंज हो रही है, तो ये जो मैंने 40-40-20 बोला ये एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए है। अब कोई अगर यंग इन्वेस्टर है जो कि शुरुआत हो रही है और उसको भी इमीडिएटली पैसे की जरूरत नहीं है, लाइबिलिटीज नहीं है, जॉब सिक्योर है और इमीडिएटली कुछ लाइबिलिटीज नहीं है, वर्सेस समवन हु इज अ 55 ईयर ओल्ड, दोनों की नीड्स डिफरेंट है। तो अगर वो 55 ईयर ओल्ड है तो मैं बोलूँगा कि वो कोर पोर्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, थीमेटिक कम हो जाना चाहिए। और अगर यंग है तो मैं बोलूँगा कोर पोर्शन आप कम रख सकते हैं, थीमेटिक आप 30-40% रख सकते हैं। तो ये एक एवरी साइज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है इसमें। आई थिंक सबके नीड और रिस्क एपेटाइट के मुताबिक आप ये एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को आप अपने मुताबिक अडेप्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि जब आप व्हेन यू आर यंगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं विद योर इन्वेस्टमेंट्स, एंड व्हेन यू आर ओल्डर थोड़ा स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, आई थिंक म्यूचुअल फंड सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स से कि मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक बैफ चाहिए, लेकिन सिलेक्टिंग द राइट फंड कैन बी अ वेरी डॉन्टिंग टास्क फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि इतने सारे फंड्स अवेलेबल हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स दे लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हम परफॉर्मेंस देखेंगे एंड सो ऑन। एक जो चीज़ जो बहुत इन्वेस्टर्स देखते हैं वो एक्सपेंस रेशियो, राइट? एंड जनरली देखा गया है कि अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो वी टेंड टू इग्नोर दैट फंड कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड, क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? क्या हमें एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे एक फंड को इग्नोर करना चाहिए? एंड ऐसा कौन सा सिनारियो हो सकता है जहां हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो जितना भी हो मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना है? व्हाट कुड बी अ सिनारियो इन दैट केस? देखिए एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे अगर आपको करना है तो कोर पोर्शन में आप फिर भी थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अल्फा क्रिएशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। लेकिन जहाँ आप थीमेटिक्स में आ रहे हैं वहाँ पे हमें लगता है कि एक्सपेंस रेशियो को शुड नॉट बी अ डिसीजन मेकिंग फैक्टर। इट कैन बी डिसीजन मेकिंग फैक्टर इन लार्ज कैप फंड और सम ऑफ योर पार्ट्स ऑफ योर वेरी सेफ कोर पोर्टफोलियो, राइट? जहाँ पे यू कैन आर्ग्यू कि भाई ओवर द साइकिल बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस या अल्फा नहीं क्रिएट हो रही है, तो आप पैसिव या उस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पैसिव में ही जो आपको एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम मिलेगा। अदरवाइज जिस तरीके की इकॉनमी है इंडिया में, मुझे लगता है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट में काफ़ी अल्फा क्रिएट हो सकती है, तो उसमें फिर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। Fair enough. All right. Okay, so ऐसा हमने देखा है कि जब मार्केट्स बहुत ऐसा लगता है ना कि हम मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, आई डू बिलीव दैट्स अ टाइम इट्स द मोस्ट रिस्की। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं जो शायद अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी अभी बस शुरू कर रहे हैं,
What would you like to tell them, in this aspect? सेम चीज़ कि वो इमोशनल नहीं हो ज़्यादा, क्योंकि दोनों तरफ कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वो ये ना समझें कि वो काफ़ी आसान है इन्वेस्ट करना और रिटर्न्स लाना। और सिमिलरली अगर मार्केट गिरता है, करेक्शन होता है, तो पैनिक में आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं, या तो रिडीम कर लेते हैं या इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो कि गलत है। तो क्या है कि रिस्क परसेप्शन और अपने आप को समझना इमोशनली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विच इज़ वाई आई थिंक सम ऑफ दीज कैटेगरीज मेक लॉट ऑफ सेंस लाइक बैलेंस एडवांटेज फंड, बिकॉज वो इमोशन को इक्वेशन से हटा देता है और वो एक मॉडल के जरिए इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज करता है, जो कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को करने में मुश्किल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय में। बोथ साइड्स पे, जब बहुत आप एक्साइटेड हो, जैसे कि आपने बोला अभी का टाइम है, या जब काफ़ी पैनिक हो, दोनों साइड में। तो माय एडवाइस वुड बी टू डू SIPs और डू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रादर देन ओनली रनिंग आफ्टर थीमेटिक्स, बिकॉज थीमेटिक्स में जो होता है साइकिल होता है, जैसे मोने बोला 2-3 साल का साइकिल होता है, और वो ये हो सकता है कि आप पास्ट रिटर्न्स देख के अगर आप किसी थीमेटिक में जा रहे हैं तो आप एकदम पीक पे, ऑलमोस्ट जो है एंड ऑफ द साइकिल पे आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न्स मिले। अगर आप लकी होंगे तो आपको कुछ मॉडरेट रिटर्न्स मिल जाएंगी, जो कि आपको किसी और सेक्टर में उससे ज़्यादा मिल सकता है। तो थीमेटिक में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहती है। So basically, as a first-time investor, ideally thematic को आप ignore कर सकते हैं. You should look at the other funds, especially BAF, as mentioned. Yes. How about index funds, Rahul? Because काफ़ी famous हैं, and index funds की अगर हम बात करें तो काफ़ी investors इसलिए भी invest करते हैं क्योंकि expense ratio भी कम होता है. So help us understand कि index fund कितने ज़रूरी होते हैं एक investor के portfolio में, and how do we select the right index fund, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है. So yeah. सो इंडेक्स फंड्स में मुझे लगता है कि 2-3 तरीके के इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर को एक्सप्लोर करने चाहिए। एक तो ऑन द लार्ज कैप साइड वेयर अल्फा जनरेशन इज डिफिकल्ट, सो एनीथिंग विच कैन रेप्लिकेट लार्ज कैप से निफ्टी 50, निफ्टी 100, वो अच्छे आइडियाज़ हैं। और नहीं तो फिर आपको दूसरे बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाना चाहिए, जो कि आपके फैक्टर इंडाइसेस हैं आज के दिन में। मोमेंटम हो गया या अल्फा हो गया। हमारी एक मोमेंटम इंडेक्स है, जैसे मिड कैप 150 मोमेंटम 50, वो बहुत ही उसका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है और उसकी बैक टेस्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। सिमिलरली अल्फा है द कैटेगरी जहां हम एक और NFO लॉन्च करने वाले हैं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि टाइम टेस्टेड हैं, और वो उनकी जो अगर हम पहले की भी रिकॉर्ड देखें तो रिटर्न्स काफ़ी सॉलिड हैं। सो वहाँ पे मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कुछ फैक्टर इंडाइसेस पे। तो मुझे लगता है एक एंड पे आप लार्ज कैप पे ध्यान रखिए, दूसरे एंड पे ये फैक्टर वाले इंडेक्स फंड्स पे रखिए। तो क्योंकि जो बीच वाला कैटेगरी है, मिड कैप स्मॉल कैप, वहाँ मुझे लगता है कि ओवर लॉन्ग पीरियड से 5 ईयर 10 ईयर पीरियड जो एक्टिव फंड्स है वो अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। Alright, okay. Since you're talking about factor indices, help us understand a little more in detail, क्योंकि factor funds जो है, I'm sure काफ़ी इन्वेस्टर्स ये जानना चाहेंगे कि factor funds होते क्या हैं. You spoke about momentum, you spoke about alpha index. तो थोड़ा और डिटेल में बताइए राहुल कि ये factor funds in general क्या होते हैं. देखिए, फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं मार्केट में, जैसे वैल्यू, क्वालिटी, मोमेंटम, अल्फा, और ये फैक्टर्स काफ़ी मैथमेटिकली डिफाइंड होते हैं और मैथमेटिकली बेस्ड ऑन सर्टेन एल्गोरिथम द स्टॉक्स आर डिसाइडेड। सो ये सारे इंडेक्सेस पब्लिकली अवेलेबल हैं निफ्टी NSE के वेबसाइट पे। सारे इंडाइसेस NSE निफ्टी की हैं, और उनका जो मेथोलॉजी है वो भी उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंटली है उनके वेबसाइट पे। तो एवरी 6 मंथ्स दे रन देयर मॉडल, और हर 6 मंथ में जो बेस्ड ऑन विच स्टॉक इज स्कोरिंग, सो लेट्स से निफ्टी 150 मोमेंटम 50 में जो भी स्टॉक्स का मोमेंटम स्कोर ज़्यादा है वो सेलेक्ट होती हैं अगले 6 महीने के लिए, और हर 6 महीने पे पोर्टफोलियो चेंज होती है।
तो इसकी ब्यूटी ये है कि कोई भी अगर सेक्टर रोटेशन हो रही है या कोई सेक्टर फेवर में आ रहा है तो मोमेंटम विल ऑटोमेटिकली कैच दैट सेक्टर, द मॉडल विल कैच दैट सेक्टर। एंड ये पैसिव है, मतलब ये सारा फॉर्मूला ड्रिवन है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है। वंस द फॉर्मूला इज डिसाइडेड, वो फॉर्मूला से ही आपकी स्टॉक सिलेक्शन आ रही है। तो ये एक काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स है और काफ़ी पॉपुलर फैक्टर है मोमेंटम, बिकॉज इट इज़ इन अ वे अनबायस्ड। It is supposed to move from one sector to another sector depending upon where the momentum is changing. So that I think is a better index than say value or quality, because value and quality की अपनी cycles होती हैं, कभी value अच्छी करती है, कभी quality अच्छा करती है। तो और उसकी भी मैथमेटिकल मॉडल होती है। उस मैथमेटिकल मॉडल में जो भी सबसे डीप वैल्यू स्टॉक्स हैं, जो भी वैल्यू स्टॉक्स हैं, वो पोर्टफोलियो में रहते हैं, या जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो क्वालिटी में रहते हैं। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स के बेसिस पे जो भी स्टॉक उस फैक्टर पे हाई स्कोर करता है वही पोर्टफोलियो में होता है। ओके ओके, वंडरफुल। सो आई थिंक दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। अब एक ये सिंपल सा सवाल है, इसके बारे में आप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं दे कुड प्रॉब्ली SIPs के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एनी अदर बेसिक थंब रूल जो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए बताना चाहेंगे, एंड सम टिप्स और थंब रूल्स फॉर मोर इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स, मोर मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स। सो फॉर बोथ द कैटेगरीज आप हमें ये बताइए कि कोई थंब रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। थंब रूल्स तो ऐसे नहीं है, बिकॉज एज आई सेड वन साइज फिट्स ऑल काम नहीं करता है। लेकिन as I said, if you are younger, if you are say 30 years, you can have 70-80% in equity. 100 minus जो एक equation आपको पता होगा कि 100 minus your age can be your equity allocation, but that is also a thumb rule which can change. हर investor different है, उसकी needs different है। Yeah. तो वो I think आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं asset allocation से लोगों का ध्यान हट गया है, क्योंकि इक्विटी में इतनी अच्छी रिटर्न्स आई हैं कि काफ़ी कुछ लोगों का 100% इक्विटी में होगा। तो अगर वो रिस्क एपेटाइट है और फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो ठीक है, लेकिन फिर इट शुड नॉट हैपन दैट इफ द मार्केट करेक्ट्स देन यू शुड पैनिक। सो दैट आई थिंक यू शुड कीप इन माइंड ऑलवेज। ओके, एंड हाउ अबाउट फॉर मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स, एनी स्पेसिफिक थिंग कि जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको दिमाग में रखना चाहिए? मैच्योर इन्वेस्टर्स की भी वही पिटफॉल्स होती हैं जो फर्स्ट टाइम होती हैं कि समटाइम्स यू गेट ओवर एक्साइटेड। So therefore I think is the single biggest thing you have to keep in mind, that your risk is equity market में there is no free lunch। अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्री में लंच मिल रही है तो कहीं ना कहीं आगे जाके उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये जब तक ध्यान में रखेंगे मैच्योर इन्वेस्टर्स, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट realization for mature investors. Wonderful. So you spoke about pitfalls and you spoke about कि as investors हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए राहुल, आप खुद इतने सालों से, डेकेड से इन्वेस्ट कर रहे हैं, what are some of your mistakes and learnings from your personal journey? आपने क्या गलतियां की अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, क्या सीख मिली है आपको? Mistakes are the same which I spoke about, which is that when times are tough, you don't end up doing the right things in terms of investing more, whereas so the mistakes are the same. Everyone goes through the same mistakes, and hopefully the thing is that you keep learning and next time you make less of those mistakes, because mistakes तो होंगी, but वो mistakes की proportion अगर आप अपनी reduce करते रहें तो that is a big achievement. Okay. Sure. Just one last question. कोई final book recommendations हमारे viewers के लिए? Anything? देखिए, I think बहुत सारी बुक्स हैं वैसे तो इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मेरे ख्याल से निकोलस तालिब की जो बुक है फूल्ड बाय रैंडमनेस, वो वन ऑफ माय फेवरेट्स है। सो वो एक रिकमेंडेशन है। थोड़ी हैवी बुक है, थोड़ी डेंस बुक है, लेकिन अगर आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। ओके,
Wonderful. Thank you so much, Rahul. I think it was a wonderful conversation and I'm sure बहुत कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, but I think आपके जवाब बहुत crisp थे, बहुत to the point थे. So I'm sure our viewers are totally going to enjoy listening to you. So thank you so much, and we hope to get you back soon again. Thank you. Thank you, Namrata, and thank you to all your viewers. Thank you. Thank you so much. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Rahul. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस एपिसोड में. I do hope you guys have really enjoyed listening to this conversation. तो जल्दी से जो भी हम दोनों ने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर राहुल से पूछा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो हम इस साल इन 2024 कंसिडर कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर. तो मिस्टर राहुल सेज कि इस साल आप फार्मा और हेल्थ के सेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं. ही ऑल्सो सेज कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है इन्वेस्टर्स के लिए. एंड ही सेज कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, दी मैन्युफैक्चरिंग, ये जो सेक्टर्स हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर राहुल से पूछा कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है उसके लिए स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है. एंड मिस्टर राहुल सेज कि इस फंड के लिए जो है बॉटम अप अप्रोच फॉलो करी जाती है और इस फंड का जो बीटा है दैट्स वन ऑफ द लोएस्ट अमंग्स्ट ऑल द स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल. ही सेज कि जो स्मॉल कैप फंड होते हैं उसमें सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि रिस्क को भी काफ़ी स्ट्रांगली कंसिडर करना चाहिए और अगर बीटा कम होता है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉलेटाइल मार्केट. फिर हमने मिस्टर राहुल से पूछा कि क्या एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स दोनों होने चाहिए. एंड मिस्टर राहुल सेज कि जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में थोड़े सेफ होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट्स. दो कम टू लुक एट इट, जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द लॉन्ग टर्म. तो जो मिड कैप्स होते हैं वो आपको थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो स्मॉल कैप्स होते हैं दे हैव द पोटेंशियल टू गिव यू बेटर रिटर्न्स. इसीलिए देयर स्पेस फॉर बोथ द कैटेगरीज इन एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो. फिर हमने मिस्टर राहुल से थोड़ा ये डिस्कस किया कि कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो में हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं. तो मिस्टर राहुल सेज कि फॉर एन इन्वेस्टर जो एवरेज इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए 40-40-20 एसेट एलोकेशन आप यूज कर सकते हैं to manage risk and return. So he says कि an investor can invest 40% in balanced advantage funds या फिर multi asset allocation funds. अगला जो 40% है वो आप diversified equity funds में invest कर सकते हैं जैसे large and mid cap funds या फिर multi cap funds. और जो आखिरी का 20% है जो आपका satellite portfolio होता है उसमें जो है आप thematic funds में invest कर सकते हैं. Though he also says कि जो young investors होते हैं जिनकी उतनी ज़्यादा financial liabilities नहीं होती हैं या फिर दे हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट एंड उनका शायद रिस्क टॉलरेंस भी ज़्यादा है, तब जो है आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं. सैटेलाइट पोर्शन आपका ज़्यादा हो सकता है एंड कोर पोर्टफोलियो कुड बी रिलेटिवली स्मॉलर. फिर हमने मिस्टर राहुल से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टिप्स पूछे. एंड मिस्टर राहुल सेज कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर जर्नी इन म्यूचुअल फंड्स दे शुड नॉट गेट वेरी इमोशनल अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स. आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी समझनी चाहिए. तो इसीलिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैलेंस एडवांटेज फंड से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट. ही ऑल्सो सेज कि आपको कभी भी अपना SIPs नहीं रोकना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन. एंड एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आपको थीमेटिक फंड से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है टू गेट बेटर रिटर्न्स. फिर हमने मिस्टर राहुल से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स. एंड मिस्टर राहुल सेज कि आप इक्विटी एलोकेशन के लिए 100 - एज थंब रूल फॉलो कर सकते हैं. दो कम टू लुक एट इट एलोकेशन के लिए इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एज एंड योर रिस्क टॉलरेंस. ही ऑल्सो सेज कि कभी हमेशा जो है असेट एलोकेशन पे ज़रूर फोकस करिए और ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा सिर्फ इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड ही ऑल्सो सेज फॉर मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स you should ensure that you don't get overexcited about investing in equities क्योंकि equities में there is no such thing as free lunch. So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had some wonderful learnings. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.